हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए आपके बीच में। दोस्तों, केमिस्ट्री के जो आज देख रहे हैं, पिछले विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल की बिल्कुल भरमार लगी हुई है। और वैसे भी आपके कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के इस प्रकार से हैं कि उसमें से न्यूमेरिकल्स बनने बिल्कुल ही निश्चित होते हैं दोस्तों। तो कुछ वैसे सिलेक्टिव चैप्टर्स और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ लेकर के। यहाँ पे देखिए, रासायनिक बलगतिकी का एक टॉपिक हम लोग का है अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि से आप देखेंगे तो उसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन बराबर बनते रहे हैं, जिसमें से अभिक्रिया की प्रथम कोटि की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उससे रिलेटेड आपके कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग का समीकरण पूछेगा आपसे। फिर आपका प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है उसका समीकरण लिखिए। या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है इसका। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का समीकरण आपसे पूछेगा सीधे सीधे, या फिर उसको डिराइव करने के लिए बोल देगा आपसे। या फिर आपसे आपके अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल और आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समय है, उन दोनों के बीच में संबंध पूछ सकता है दोस्तों। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। तो इसमें सवाल के टाइप्स बहुत हैं, इसलिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने के भी चांसेस क्या होते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं कुछ आपको कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, कुछ टाइप्स के सवाल, 5 टाइप के, जो आप देखेंगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया की कोटि की अगर बात करें हम लोग, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है तो जानते हो दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया की कोटि उसके रासायनिक समीकरण को देख के तो हम बता नहीं सकते सीधे सीधे। अभिक्रिया की कोटि बतानी होगी तो हमें क्या है, उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस अभिकारक के कितने मोल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं अभिक्रिया में। उसी के बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि अभिक्रिया कोटि क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम समीकरण बात करें, समीकरण द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभिक्रिया की कोटि सिंपल सा, आपके जो अभिकारक होते हैं उनके जो सक्रिय द्रव्यमान है, उनके सक्रिय द्रव्यमानों पे जो घातें लगी हुई हैं, उन्हीं घातों के योगफल को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है दोस्तों, ये कोई अभिक्रिया ए से बी हो रही है, और इसका अगर दर समीकरण लिखा जाए dx/dt इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया इसका अभिकारक का सांद्रण, और सांद्रण पे कितना घात दिखाई दे रहा है हम लोग को, एक घात दिखाई दे रही है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सपोज दैट दोस्तों, कोई अभिक्रिया मैं ऐसे ले रहा हूँ, a + b एरो मार्क आपका c+d बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका वेग समीकरण लिखें हम लोग dx/dt इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर 0। तो यहाँ पे दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक का जो सांद्रताएं हैं उनकी घातें देखिए। यहाँ पे एक घात है, कितना घात है, 0 घात है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 + 0 इक्वल टू 1। तो ये अभिक्रिया किस कोटि की हो जाएगी, प्रथम कोटि की हो जाएगी। किसकी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी दोस्तों। तो अभिक्रिया की कोटि में देखना है दोस्तों, तो हम केवल समीकरण देख के नहीं बता पाएंगे, हमको उसको प्रैक्टिकली ही बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा अलग देखिए। अगर मान लीजिए कि Ma + Nb एरो मार्क c+d, ये कोई आपका अभिक्रिया हो रही है। अगर इसका लिखेंगे दर, तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर m है अगर, इंटू एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर कितना है, n है। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर यहाँ पे m मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी क्या हो, m ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे n मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी क्या है, n मॉलिक्यूल हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसका दर समीकरण क्या हो, dx/dt इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर m1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर क्या हो गया, n1। अब यहाँ पे जो m1 है, या तो m1 इक्वल टू m हो सकता है, चाहे आपका m1 इज लेस दैन m हो सकता है दोस्तों। ऐसे ही आपका जो n1 है, n1 इज आपका लेस दैन n हो सकता है, या फिर n1 इक्वल टू n हो सकता है। या तो n1 क्या है, n के बराबर होगा, चाहे उससे कम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी हम लोग का, जो उसके
रासायनिक संतुलित समीकरण है उसमें जो उसके मोल्स आए हुए हैं या तो उसके बराबर होगी, उनके योगफल के बराबर होगी या फिर उनसे कम होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग इस अभिक्रिया के लिए कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि की बात करेंगे हम लोग। इस अभिक्रिया की कोटि, इसको बोलते हैं समग्र कोटि। क्या बोलते हैं? समग्र कोटि बोलते हैं जब सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को जोड़ते हैं। जब सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की समग्र कोटि बोलते हैं। ठीक है, टोटल आपका जो ऑर्डर है इसका क्या हो जाएगा? M1 प्लस N1, M1 प्लस N1। और इसके लिए बात करोगे आप तो क्या हो जाएगा? M प्लस N हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया मैंने, इसके लिए बात करोगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही लिया था हम लोगों ने A, तो इसका घात कितना था? 1 था, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया ये। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है उसका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों समाकलित वेग समीकरण को निकाला जा सकता है, लेकिन बट यहाँ पे हम निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, आप उसको पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम बात करेंगे, पूछा भी है, देखो पहला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा। तो वेग स्थिरांक समीकरण लिखने के लिए हम लोग पहले जान लें अगर कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण वो क्या होता है? समाकलित वेग समीकरण अगर लिख देंगे हम लोग तो उससे हम लोग काम हो जाएगा। जैसे ये रहा आपका समाकलित वेग समीकरण, k इक्वल टू 2.303 अपान t, है ना, एंड log a अपान a माइनस एक्स, बेस 10 होता है यहाँ पे दोस्तों, बेस 10। तो ये क्या है दोस्तों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है दोस्तों। अब इसी के हेल्प से इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण पूछ रहा है। और दोस्तों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? के क्या है? वेग स्थिरांक है। और टी क्या है? उस अभिक्रिया का यक्स मोल अभिकार उत्पाद में बदलने में लगा हुआ समय है। अगर अभिकारक का यक्स मोल उत्पाद में बदल जाता है तो उसको बदलने में लगा हुआ समय कितना है? टी है। और ये क्या है? आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए दोस्तों। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो इसका आंसर तो सीधे यहीं पे दिखाई दे रहा है, पहले वाले क्वेश्चन का सिंपल सा। इसको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सकता है प्रश्न इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया आपको। दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं अर्ध आयुकाल में संबंध क्या होगा। देख लो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल की बात कर रहा है। तो वेग स्थिरांक तुमको दिखाई दे रहा है। आइए अर्ध आयुकाल की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अर्ध आयुकाल क्या होता है दोस्तों? अर्ध आयुकाल का मतलब हो गया कि जितने समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक का आधा सांद्रण उत्पाद मिल जाता है, आधा सांद्रण शेष बचता है। जितने समय में किसी अभिकारक का आधा सांद्रण शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध माने आधा, आयुकाल माने आयु का समय। जितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बच जाता है उसे बोलेंगे अर्धायु काल। जैसे किसी अभिक्रिया में अगर आपने किसी अभिकारक का सपोज दैट 10 ग्राम लिया आपने, 10 ग्राम लिया आपने, उसका 10 ग्राम या फिर 10 मोल पर लीटर ले सकते हैं, सांद्रण के रूप में ले लिया। अगर आपने अभिक्रिया को जब देखा 2 घंटे बाद तो 10 ग्राम का कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया। तो वो कितना बचा? अपने का आधा। तो अगर 10 मिनट में वो 5 ग्राम हो गया 10 से, तो समझ लीजिए कि 10 मिनट क्या उसका अर्धायु काल है। जितने समय में वो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा बच जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा समय क्या है? अर्धायु काल होगा। तो टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे टी हाफ। क्या लिखेंगे? टी हाफ। और आपका जो यहाँ पे जो ए है, ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। प्रारंभिक सांद्रता है दोस्तों। पहले कितनी सांद्रता थी? ठीक है। यक्स क्या है? बदली हुई सांद्रता है। तो अगर अर्ध आयुकाल होगा दोस्तों, तो अभी मैंने बताया कि अर्ध आयुकाल में क्या है? अर्ध आयुकाल में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है, चाहे आधा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे यक्स क्या होगा? a/2 के बराबर हो जाएगा। a/2
2 के बराबर। यानी कि अगर हम x इक्वल टू a/2 कर दें, आज यहाँ पे t लिखा है वहाँ पे t हाफ कर दें, तो हमें अर्ध आयुकाल का समीकरण मिलने जा रहा है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आपका जो k है, k को रहने दीजिए k, यहाँ पे 2.303 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। t को हटा के t हाफ कर दिया, और यहाँ पे लॉग a रहने दीजिए, x कितना हो गया, a/2 हो गया, a/2। तो दोस्तों जानते हो a माइनस a/2 करोगे तो a/2 बचेगा आपका, ठीक है। तो k इक्वल टू 2.303 अपान t हाफ, और यहाँ पे क्या हो गया, लॉग a/2, लॉग a अपान a/2 होगा यहाँ पे। तो सॉल्व कर लीजिए, a से कट जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपका k इक्वल टू 2.303 अपान t हाफ, और यहाँ पे हो गया log 2, बेस क्या है 10, बेस क्या है दोस्तों 10 है। तो log 2 का मान जब रखेंगे हम लोग तो k इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को 0.693 अपान t हाफ मिल जाएगा दोस्तों। या फिर इसी से निकालोगे t हाफ अर्ध आयुकाल बराबर निकालोगे तो क्या होगा 0.693 अपान क्या हो जाएगा k। तो ये हो जाएगा अर्ध आयुकाल का समीकरण, अर्ध आयुकाल का समीकरण जो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या था हम लोग को, वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध। तो ये हो गया दोस्तों आपका वेग स्थिरांक, ये हो गया आपका अर्ध आयुकाल, ये है दोनों में संबंध। तो अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में क्या हो गया, संबंध हो गया दोस्तों। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपने इसको डिराइव करके निकाल भी लिया अर्ध आयुकाल को, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहे हैं, ठीक है। अभी इस पे हम लोग कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है, अभी आपके 10 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आप लोग से, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी बेसिक से चलना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि फार्मूले भी आपके क्लियर हो, ताकि न्यूमेरिकल लगाने में क्या हो, आसानी रहे आपको, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है, करा किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का कितना गुना होगा। एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या बोल रहा है कि 90% पूर्ण होने में, यानी कि क्या हुआ कि आपका 90% जो आपका रिएक्टेंट है वो खर्च हो चुका है। अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने का मतलब क्या है कि जो अभिकारक है उसका 90% क्या है उत्पाद में बदल चुका है, केवल 10% क्या है दोस्तों बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्ध आयुकाल कितना गुना होगा, अर्ध आयुकाल क्या है कितना गुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगा, अब फिर उसके बाद क्या उसका अर्ध आयुकाल निकाल लेते हैं, तो हम लोग काम हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना। आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो उसके लिए आपका t बराबर क्या 0.2303 अपान k इंटू लॉग a अपान a माइनस x, ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना 90% पूर्ण हुआ है, तो यहाँ पे t हो गया, और यहाँ पे कितने परसेंट के लिए 90% का समय निकाल लें हम लोग, 90% पूरा कितना समय लगा है निकाल लें हम लोग। तो 2.303 यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 2.303 अपान k हो जाएगा, और लॉग लीजिए बेस 10 है इसका, बेस 10 a मान लीजिए कि कितना है वो 100% है, क्योंकि 90% पूरा हुआ है तो कुल कितना होता है 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 अपान 100 माइनस कितना 90 हो जाएगा, 100 माइनस 90। तो यहाँ से आपका t 90% इक्वल टू 2.303 अपन k, और लॉग बेस 10, यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 अपान 100 माइनस 90 करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, और ये 10 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग बेस 10 बेस 10 मिला हम लोग को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो आपका t 90% इक्वल टू क्या 2.303 अपान k, यहाँ पे क्या हो गया इसकी वैल्यू 1 हो गया इंटू 1, यानी कि 2.303 अपान k इक्वल टू t हाफ आया आपका, t हाफ अर्ध आयुकाल का
अर्ध आयु काल, ये आपका क्या आया T90%, T90% की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपका 90% पूर्ण होने में कितना समय लग गया उसका, ये आपका समय निकल गया T90% का। T90% का समय कितना आ गया 2.303 अपन के, ये समय निकल के आया। अब निकाल लीजिए उसका अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल अभी समझाया मैंने दोस्तों, अर्ध आयु काल समझ चुके हैं आप। तो क्या हो जाएगा T½ इक्वल टू 0.693 अपन के, सिंपल था, अभी निकाला गया था। T½ इक्वल टू 0.693 अपन के आएगा इसका। अब दोनों में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है ना, कितना गुना होगा, दोनों का गुना निकालना हम लोग को है। तो यहाँ देखिए T90% अपन T½ दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 2.303 अपन के और होल टू अपन 0.693 अपन के। ठीक है, तो के से के क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपका T90% अपन T½ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपन 0.693। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका उसका गुना निकल जाएगा। इसको इधर भेज दीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको डेसिमल में सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करना आता होगा आप लोग को। डेसिमल कट जाएगा, कितना होगा 2303 अपन 690। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल किसके लिए था, फोर्थ वाला के लिए, सॉरी थर्ड वाले के लिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी ही है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप ध्यान देंगे तो लग जाएगा वो भी सवाल बहुत ही आसान सवाल वो भी है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करा है कि किसी प्रथम कोटि की क्रिया का 90% 90 मिनट में पूरा होता है। ये भी क्वेश्चन इजी है, आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है। प्रथम कोटि की क्रिया 90% कितने मिनट में, 90 मिनट में पूर्ण होता है। तो करा इसके 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अगर दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन को, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें 90% पूर्ण होने में लगा, समय पूछा था कितना है, यहाँ पे समय क्या आपको दे रखा ऑलरेडी, समय दे दिया है, कितना है 90 मिनट हो रहा है। और यहाँ पे अर्ध आयु काल आपको निकालना था, तो 50% बताइए दोस्तों, 50% का मतलब क्या होता है, आधे ना होता है। 50% मतलब क्या होता है, आधा ही ना होता है। तो अगर 50% मतलब आधा है तो इसका मतलब क्या है, अर्ध आयु काल की बात कर रहा है, ठीक है ना। 50% पूर्ण होने का मतलब कि अब क्रिया के आधा पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब क्रिया के आधा पूर्ण होने में जो लगा समय होता है उसे बोलते हैं अर्ध आयु काल बोलते हैं दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया, देखो दोस्तों यहाँ पे T90% जो पूरा हो रहा है उसकी वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 90 मिनट। कितना मिनट है, 90 मिनट दे रखा उसने, 90 मिनट दे रखा हुआ है। अब 50% पूरा कितना समय लगेगा, तो 50% का क्या हो गया, T½ हो गया। T½ 50%, T½ इक्वल टू जानते ही हो 0.693 अपन के होता है कि नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या समय होगा। तो यहाँ से हमें अगर ये दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से हम लोग के निकालने, के का मान रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आइए इसकी हेल्प से देखो क्या आएगा। अभी सॉल्व किया था आपने, फिर से बार कर सकते हो चाहो तो T90% इक्वल टू 2.303 अपन के, और यहाँ पे क्या आया, लॉग 90% की बात करोगे तो 100 अपन 100 माइनस 90 है ना, इक्वल टू क्या आ गया था, सिंपल सा 2.303 अपन के। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग बेस 10 है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए आपका सिंपल, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे 90 मिनट, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपन के हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी, ठीक है। और T½ आपको मालूम है, T½ मालूम आपको है, तो T½ इक्वल टू 0.693 अपन के। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, तो के इक्वल टू क्या आएगा, देखो के इधर जाएगा, 90 से जाएगा, तो 2.303 अपन 90। अब ये वैल्यू के की यहाँ पुट कर लो, तो T½ इक्वल टू 0.693 है ना, अपन के की वैल्यू रखो, तो के की वैल्यू क्या है 2.303 अपन क्या है 90। ये आपका हो गया।
ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो। 0.693 इंटू 90/2.303, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए, बस समय को थोड़ा सा कम खर्च करने के लिए इसको आप इजीली क्या है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा क्या होगा, t हाफ अर्ध आयुकाल का समय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया मैंने इसको। 5वें क्वेश्चन को करा है कि किसी यौगिक के विघटन की अर्ध आयुकाल, किसी यौगिक के विघटन का अर्ध आयुकाल कितना है। देखिए दोस्तों ध्यान से ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, किसी यौगिक के विघटन की अर्ध आयुकाल 20 मिनट है। यहाँ पे अर्ध आयुकाल कितना दिया है, 20 मिनट। करें यदि प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो अर्ध आयुकाल 10 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो करा कि अभिक्रिया की कोटि बनाइए, कोटि बताइए। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि माना जो है आपका जो पहला अर्ध आयुकाल है t हाफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मिनट दिया हुआ है दोस्तों, 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 20 मिनट। अगर आप आरडीएस समीकरण पढ़े हैं तो उसकी हेल्प से सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। टी डैश मान लेते हैं दूसरा जो अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, दूसरा अर्ध आयुकाल की, इसके लिए क्या है जो सेकेंड अर्ध आयुकाल है उसको कितना मान लिया, टी डैश कर लिया, तो टी डैश टी हाफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया दोस्तों, 10 मिनट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट क्या है, यदि प्रारंभिक सांद्रता को, तो मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, माना प्रारंभिक सांद्रता जो है कितना है, A0, कितना है, A0, ये प्रारंभिक सांद्रता है। अब जो है कि उसको क्या किया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो नई सांद्रता क्या हो जाएगी, नई सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, नई सांद्रता बराबर, अब मान लीजिए कि उसको बोल दे रहा हूँ A0 डैश कर दे रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा 2A0, पूरा पहली सांद्रता का 2 गुना, पहली सांद्रता का 2 गुना हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब अगर समीकरण की बात करेंगे हम लोग, समीकरण क्या आप लिखते हो, तो सिंपल सा आप जानते हो कि t हाफ अपान टी डैश हाफ इक्वल टू, है ना, आपका A डैश 0, है ना, अपान A0 और होल टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है दोस्तों। अब जो वैल्यू आपको पता है वैल्यू पुट कीजिए इसमें। आपको t हाफ पता है, t हाफ कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20। आपको t डैश हाफ भी पता है कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10। अब दोस्तों देखो यहाँ पे डैश, ये A0 डैश कितना है दोस्तों 2A0, है ना, और नीचे कितना है A0। आप पावर कितना लगाए हो इस पे, n-1, तो ये A0 से A0 कट जाएगा, आपका 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या मिला आप लोग को, यहाँ से देखो 10 2 जा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 10 20, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर n-1। आप पढ़े हो जब आधार बराबर होता है तो घाते में क्या होती है, बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n निकालोगे तो n बराबर क्या होगा 1 + 1 इक्वल टू 2, तो कोटि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कोटि। कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बट ईजी, बहुत ही ईजी सवाल थे, एग्जाम में आए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन अभी आपको और बताएंगे इसी टाइप के, ठीक है। 5 की सीरीज चलेगी, 5 ही हो गया, 5 और बताएंगे, फिर 5 और बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन के आधार पे आप और क्वेश्चन लगाइए। आप बिल्कुल दोस्तों, ये निम्नलिखित के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।